यहाँ से नहीं पूछता है, कम से कम 2 पूछेंगे, ठीक है। तो 2 मतलब इसका वेटेज बहुत हाई है DMN के लिए, ठीक है। तो और आसान सा टॉपिक है, थोड़ा सा कैपिटल बॉन्डिंग से हम इसको रिलेट करते हैं। थोड़ा बहुत कंसेप्ट हमें याद रखने पड़ते हैं कि भाई कौन सा नेचर ऑफ लिगेंड क्या होगा, कैसा रहेगा, वो तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, है ना। वो नहीं याद रखोगे तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व अपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं ना, तो जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं हम उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले अपने देखा इसका वेटेज क्या है, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है भाई, है ना। अगर आप पूछा जाइए ना कि इनऑर्गेनिक में कहाँ कहाँ कौन से 3 टॉपिक आपको पढ़ के जाने, बहुत कम टाइम है आपके पास, तो पहला टॉपिक पढ़ना है आपको पीरियोडिक टेबल, है ना। दूसरा केमिकल बॉन्डिंग और तीसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। अगर आपने ये 3 कर लिया तो 6 से 7 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे 25 में से, है ना। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन, ये 3 अगर पढ़ लिए तो आपके 6 से 7 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बाकी जो 2-3 क्वेश्चन है वो हर जगह आपको रहेंगे, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, सॉल्ट एनालिसिस की बात कर लीजिए या पी ब्लॉक की बात कर लीजिए, वहां से क्वेश्चन लगता है डायरेक्ट, है ना। तो टोटल अभी जो वेटेज आता है ऑर्गेनिक का वो 9 क्वेश्चन रहते हैं जनरली। कितने रहेंगे? 8 या 9 क्वेश्चन। थोड़ा बहुत वेरिएशन दिखता है लास्ट ईयर तो 2 इयर्स में देखोगे तो वेरिएशन दिखेगा, है ना। अब बहुत सारे इनऑर्गेनिक के चैप्टर को हटा दिया गया है तो क्वेश्चन का नंबर भी थोड़ा सा कम कर दिया है ना। तो 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, किसी चैप्टर में 8 रहेगा, किसी चैप्टर में 9 रहेंगे, और उस 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन इन्हीं 3 चैप्टर से रहने वाले, पीरियोडिक, कोऑर्डिनेशन और केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। और जेईई मेंस में ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछेगा नहीं, अगर आपने थोड़ी एक बार अच्छे से पढ़ा होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपको दिखा दिखाया क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब इनिशियल में ना हम इस चैप्टर को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट से देखते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात करें ना, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल सॉल्ट एंड सेकेंड वन इज मॉलिक्यूलर एडिशन। आप लोग को नोट डाउन करना है। तो सिंपल सॉल्ट क्या होते हैं कि कोई भी ऐसा कंपाउंड है ना जो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, हम ऐसे कंपाउंड के लिए क्या टर्म यूज करते हैं? सिंपल सॉल्ट। और थोड़ा सा सॉल्ट एनालिसिस की टर्म से अगर हम इसकी बात करें ना, तो सिंपल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का टेस्ट दे देते हैं, है ना। कैटाइन और एनाइन का अगर टेस्ट दे रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? सिंपल सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। तो सेकेंड जो वेराइटी है वो है मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड हम किसको बोलेंगे कि कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जो 2 और मोर देन 2 सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है ना। और ये दोनों सॉल्ट जब रहेंगे ना वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट रखते हैं, है ना। फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट रहने चाहिए। तो ऐसे सॉल्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड का यूज करते हैं। क्लियर? तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड को जब हम एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे भाई, तो ये क्या थे? ये अपना टेस्ट देते थे। ये वाले में हम क्या बोलेंगे? एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो कहीं हो सकता है थोड़ा कम डिसोसिएट हो, कुछ ऐसे कंपाउंड रहेंगे वो जो थोड़ा ज्यादा डिसोसिएट हो जाए, है ना। कुछ ऐसे कंपाउंड रहेंगे जो लेस डिसोसिएशन शो करे, कुछ ऐसे कंपाउंड दिखेंगे जो थोड़ा सा मोर डिसोसिएशन शो करे, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ dissociation in aqueous solution, molecular addition compound are of 2 types. First one is double salt and second one is complex compound. ठीक है। तो आप पहले इसको कॉपी कर लीजिए। डेफिनेशन वाला पार्ट है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट। एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी पीओक्यू में आपको दिख जाएंगे, है ना। इसलिए मैं ये थ्योरेटिकल पॉइंट भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो लिख लिए होंगे ना, मैं थोड़ा सा पेज ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना भाई। ओके, चलो इसको जब कॉपी हो जाएगी तो बता दीजिएगा, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ डबल सॉल्ट क्या होता है।
हो गया। अब ये जो भाई डबल सॉल्ट है ना, डबल सॉल्ट हम किसको बोलेंगे? तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट एक्वस सॉल्यूशन में दे सकता है, हम उसको उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, है ना। इसमें जो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड में जो वैरायटी था ना, इसमें क्या होगा, कुछ ऐसे भी कंपाउंड नहीं है जो अपने आयंस का टेस्ट देंगे, और कुछ ऐसे कंपाउंड रहेंगे जो अपने आयन का टेस्ट नहीं देंगे, है ना। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड which gives taste of all its constituent ion in their aqueous solution are known as double salt, है ना। तो अदर टर्म्स में हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा कंपाउंड रहे जो अपना आइडेंटिटी लूज कर देता हो, बट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स का आइडेंटिटी अगर लूज नहीं करे ना, तो ऐसे कंपाउंड के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, डबल सॉल्ट यूज करते हैं, है ना। जैसे आपने पहले हर एक आयन का टेस्ट देगा, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा कि डबल सॉल्ट का डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है, दो सिंपल सॉल्ट इक्वल रेशियो में या किसी एक फिक्स रेशियो में कंबाइन कर रहे होंगे। तो सपोज अगर मान लो मैंने KCl1 लिया है और MgCl1 और साथ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था, आपने इसको कूल किया, क्या बनाया, कार्बोनालाइट बन गया। क्या बन गया? कार्बोनालाइट बन गया। अब इसको हम एक्वस सॉल्यूशन में अगर सॉल्ट को प्लेस करेंगे ना, तो ये रेस्पेक्टिव आयन देगा, K+ भी देगा, Cl- भी दे रहा होगा और Mg+2 भी दे रहा होगा, है ना। तो हम सिंपल सा फंडा ये बोलते हैं कि डबल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं या वो कंपाउंड होते हैं, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड, जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट एक्वस सॉल्यूशन में दे रहे होंगे। ठीक है। जैसे सेकेंड एग्जांपल, आपने अलम है सुना है ना, तो अलम भी क्या होता है कि डबल सॉल्ट होता है, अलम भी डबल सॉल्ट है। अब ये डबल सॉल्ट है तो अपने रेस्पेक्टिव आयन का टेस्ट देना चाहिए। जैसे पोटासियम सबसे कॉमन एग्जांपल, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। क्या क्या आयंस है, K+ दिखा, Al+ दिखा और सल्फेट दिखा, है ना। तो जब भी हम अलम को कहीं पे वाटर में प्लेस करेंगे ना, हमें क्या मिलेगा, K+ भी मिलेगा, Al+3 भी मिलेगा और SO4-2 भी मिलेगा। तो सिंपल लॉजिक हम ये बोलते हैं कि जो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड के दो वैरायटी थे ना, उसमें पहला वैरायटी था डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट वो कंपाउंड होते हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट एक्वस सॉल्यूशन में दे। क्लियर? इसको कॉपी कर लीजिए, इस पॉइंट को एक बार कॉपी कर लीजिए। इस पॉइंट को एक बार कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ये भाई डबल सॉल्ट क्लियर है ना। डबल सॉल्ट का मतलब वो सॉल्ट जो अपने आयंस का टेस्ट एक्वस सॉल्यूशन में दे रहे हैं। एक बार अभी फिर से पढ़ना मेटलर्जी में इसका, कार्बोनाइट। पोटेशियम और मैग्नीशियम का ओर क्या होता है, ये पोटेशियम और मैग्नीशियम का ओर है कार्बोनाइट। ठीक है, हाँ कॉपी हो जाए तो फिर बता दीजिएगा। कॉपी हो जाए तो बता देना आप लोग। हो गया। अब एक और फेमस एग्जांपल है, इसको बोलते हैं अपन मोअर सॉल्ट, है ना। क्या बोलते हैं भाई, मोअर सॉल्ट, है ना। तो अमोनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट का अगर वाटर स्लाइडर में कोट करें ना, तो सॉल्ट को बोलते हैं मोअर सॉल्ट, है ना। और मोअर सॉल्ट भी क्या होता है, एक डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। तो डबल सॉल्ट जब भी आप सॉल्यूशन में प्लेस करोगे ना, ये अपने रिस्पेक्टिव आयन का टेस्ट दे रहा होगा। कूल मतलब नॉर्मल।
कूल मतलब हो गया हीट, हाई टेम्परेचर था, नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आए तो वो क्रिस्टलाइजेशन बना लेता है। हाई टेम्परेचर पे तो क्रिस्टलाइजेशन नहीं रहेगा ना वाटर का, इसलिए उसको कूल करना पड़ता है। हो गया। अब मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड जो थे ना वो दो वैरायटी के, दो टाइप के थे। पहला था अपना डबल सॉल्ट, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो अपने कांस्टेंट आयन का टेस्ट एक्वस सॉल्यूशन में नहीं देते हैं, है ना। हमने क्या किया भाई, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक डबल था और दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था। तो डबल सॉल्ट अपने रेस्पेक्टिव आयन का टेस्ट कहाँ देते थे, एक्वस सॉल्यूशन में। जबकि अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें ना, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट नहीं देते हैं। तो हम यहाँ पे पॉइंट क्या लिखेंगे, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी बट लूज द आइडेंटिटी ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। डबल सॉल्ट में क्या था, दे लूज देयर आइडेंटिटी बट डज नॉट लूज द आइडेंटिटी ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। यहाँ पे क्या था, ये खुद का आइडेंटिटी लूज कर देता है, नहीं करता है सॉरी, है ना, बट अपने आयंस का आइडेंटिटी ये लूज कर देगा। ये मोर सॉल्ट के एग्जांपल लिख लिए थे ना। ओके ओके, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला एक बार लिख लीजिएगा। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे हम क्या एग्जांपल लेके चलेंगे, FeCl2 है प्लस का 4KCl, हमने इसको कूल किया है, क्या बनाई गई है, पोटेशियम फेरोसाइनेट। अगर हम इसको फिर से एक्वस सॉल्यूशन में रखेंगे तो इनका आयोनाइजेशन कहाँ से होता है, आयनिक पार्ट एनाइन बनाता है, और ये जो आगे का पार्ट रखा हुआ ना पोटेशियम, कॉम्प्लेक्स पार्ट एनाइन है ये, है ना, और ये कैटायन है। अब हम इस कॉम्प्लेक्स को जो वाटर में प्लेस करेंगे ना, तो ये फ्यूबली सॉल्युबल होता है। फ्यूबली मतलब लेस सॉल्युबल, फ्यूबली मतलब लेस सॉल्युबल, है ना। तो ये भाई सॉल्युबल ही नहीं है तो अपना आयन तो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, या बहुत कम एक्सटेंट में आयन को प्रोड्यूस कर पाएगा। हम क्या बोलेंगे, हो सकता है कि कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स रहेंगे जो डिसोसिएशन शो कर सकते हैं अप टू सम एक्सटेंट, हाँ डिपेंड नहीं करेगा, है ना। और कुछ ऐसे भी कंपाउंड रहेंगे जिनमें डिसोसिएशन बिल्कुल ही नेग्लिजिबल रहेगा, ठीक है। तो मॉलिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के पीछे लॉजिक हम ये बोलेंगे कि वो कंपाउंड जो खुद का आइडेंटिटी लूज नहीं करता है बट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का आइडेंटिटी लूज कर देगा, ऐसे कॉम्प्लेक्स के लिए या ऐसे कंपाउंड के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स टर्म यूज करते हैं। ये डेफिनेशन वाला पार्ट क्लियर है। एक बार लिख लीजिए, फिर मैं एक बार रिवीजन करवा दूंगा कि जो जो थ्योरी पार्ट अपन ने लिखा है कैसे आप याद रखोगे। ये डेफिनेशन तो आई थिंक हो गया होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोट डाउन किया होगा, है ना। ओके, अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं ना, जैसे ये फ्यूबली सॉल्युबल है, तो हो सकता है कहीं पे थोड़ा डिसोसिएशन ज्यादा रहे, हो सकता है कहीं पे डिसोसिएशन बहुत ही कम देखने को मिले आपको, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना, ये जो डिसोसिएशन हो रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन में, हम इन कॉम्प्लेक्स को भी ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को भी दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, दूसरा क्या होगा, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो पहले आप इसको एग्जाम्पल को नोट डाउन करिए, एंड आफ्टर दैट परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस होता है वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम इस पूरे चैप्टर को ना टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। पहला है ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कि कॉम्प्लेक्स होता क्या है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलेंगे किसको, है ना। सेकेंड जो इंट्रोडक्शन होगा पार्ट आएगा वो होगा IUPAC नेमिंग का, क्या आएगा, IUPAC नेमिंग का। तीसरा जो टाइप है वो है आइसोमेरिज्म का, है ना, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड फोर्थ है कि भाई बॉन्डिंग किस टाइप का होता है, VBT एंड CFT, है ना। तो मेन जो इन चारों में भी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर बात करें तो वो CFT है ना। आइसोमेरिज्म से भी हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मींस 25 में भी 3 क्वेश्चन पूछे गए कहां से, आइसोमेरिज्म से, ठीक है। देन EN रूल भी अपन पढ़ेंगे, वो इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है, उससे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, नंबर ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, स्टीरियो, इनसे भर भर के क्वेश्चन है ना। और सबसे हाईएस्ट रहेंगे वो CFT के। तो बिना CFT के तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते इस चैप्टर को पढ़,
है ना। और एक बार अगर पैटर्न समझ में आ जाएगा ना, तो वही 10-12 कॉम्प्लेक्स जो हर बार रिपीट होते हैं। इवन मेंस 25 के कुछ ऐसे शिफ्ट है ना, जहाँ पे एक ही पेपर में दोनों सेम क्वेश्चन पूछते हैं, एक ही सेम पेपर सेम क्वेश्चन, लैंग्वेज अलग। एक में 6 कंपाउंड थे, दूसरे में वही 6 में से 4 कंपाउंड प्रेजेंट। एक जगह पूछा मैग्नेटिक बिहेवियर, दूसरी जगह पूछ लिया हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो जैसा केमिकल बॉन्डिंग में पैटर्न रहता था ना कि सेम ही क्वेश्चन हर जगह रिपीट होते हुए, देखिएगा 20 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया ना केमिकल बॉन्डिंग, तो लास्ट 5 साल के पेपर देखो कि वही उसी 20 में से कुछ ना कुछ आता है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी वही लॉजिक है कि अगर आपने 20 कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया कि भाई कहाँ पे क्या होता है, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो हमें वही 20 कॉम्प्लेक्स पे थोड़ा सा ज्यादा स्टडी करना है। अब ये जो हम डिसोसिएशन करवा रहे थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो होते हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट नहीं देते। परफेक्ट मतलब भाई कॉम्प्लेक्स ही रहेगा आयन, जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट था ना वो डिसोसिएशन होने की टेंडेंसी जो नहीं करेगा, हाँ देगा ही नहीं देगा, मतलब कॉम्प्लेक्स आयन का टेस्ट नहीं देगा। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो होते हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट नहीं देते हैं। कॉम्प्लेक्स है तो भाई डिसोसिएट नहीं होगा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स है तो वो डिसोसिएशन होना पसंद नहीं करेगा, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, है ना। मतलब किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का अगर नेग्लिजिबल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रहे ना, तो हम ऐसे कॉम्प्लेक्स के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपने हमारे पास ये था Cu+2 KCN, तो ये अपने हाईएस्ट में है तो OA होगा, सामने वाले को क्या बनना पड़ेगा, RA। क्या प्रोडक्ट बनाया, CuCN2, है ना। ये अनस्टेबल होता है, ब्रेक हो जाएगा किसमें भाई, CuCN प्लस का CN2, है ना। तो एक बार जेई में ये क्वेश्चन भी पूछा है कि साइनोजिन गैस क्या होता है ना। तो साइनोजिन गैस क्या होता है भाई, CN2 को हम साइनोजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CN2 को साइनोजन बोलते हैं, साइनोजन गैस। और अगर आप लोगों ने लास्ट का सेकेंड अगर किया होगा तो इसको स्यूडो हेलोजन भी बोलते थे, याद है, स्यूडो हेलोजन, हेलोजन CN को, क्यों, क्योंकि ये Cl2 की तरह डाइमर बनाता है, क्या बनाता है, Cl की तरह डाइमर बनाता है ना। तो मोस्ट, है ना, मतलब कौन सा ऐसा आयन है जो सबसे ज्यादा हैलोजन की तरह रिजेंबल करता है, क्वेश्चन ये पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, साइनाइड, है ना। साइनाइड इज मोस्ट रिजेंबल्स टू हैलोजन, ठीक है। अब ये बनाया होगा व्हाइट पीपीटी, इसको में एक्सेस केसीएन पास करा, ये बनाया कॉम्प्लेक्स, है ना। अब इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम कन्वर्ट करें ना, डिसोसिएट किए, तो ये बाहर वाला पार्ट डिसोसिएट हुआ होगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट डिसोसिएट हुआ होगा। बट अगर हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं ना, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही नेग्लिजिबल था, है ना। तो ये वाले पार्ट जो है ना, Copper+2 और 4Cn- बहुत ही लेस अमाउंट में बनेगा, क्या बनेगा भाई, बहुत ही लेस अमाउंट में। अब सॉल्ट एनालिसिस में अपने एक लॉजिक पढ़ा था कि अगर Copper+2 आयन के पास सल्फाइड लाओगे ना, तो Cu2s का पीपीटी बनता था, क्या बनता था, कॉपर सल्फाइड का प्रेसिपिटेट बनता था। अब ये भाई डिसोसिएट ही बहुत कम हुआ, नेग्लिजिबल डिसोसिएशन हुआ, है ना। तो प्रेसिपिटेट यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है तो ये हमें सजेस्ट कर रहा है ये रिएक्शन कि ये दिस कॉम्प्लेक्स इज फीबली आयोनाइजेबल, दिस कॉम्प्लेक्स इज फीबली आयोनाइजेबल। हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर रिजल्ट लिखा है कि जहां पे पीपीटी बन जाएगा, हम क्या बोलेंगे भाई, वो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो इम्परफेक्ट है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो थे ना वो वाटर में डिसोसिएशन शो कर रहे होंगे। जहां पे कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन ही शो नहीं करेगा, वहां पे कभी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं। ये पॉइंट क्लियर, एक बार कॉपी, एक बार इस पॉइंट को कॉपी कर लीजिए। तो एक और थ्योरेटिकल पॉइंट है, उसको डिफाइन करने के बाद मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवाऊंगा कि मैंने क्या क्या बताया आपको, बस नहीं देख तो क्या, आप नीचे पूछ लीजिए।
सर एक्सेस केसीएन सिर्फ सीयूसीएन में पास होता है। हाँ हाँ ये हो गया नोट डाउन। जीत हो गया ना। ऑनलाइन बच्चे आपने कॉपी कर लिया ना इसको। ऑनलाइन बच्चे आपने इसको कॉपी कर लिया है ना। चलिए अब अगर हम साइनाइड की बात करें तो ये जो मैंने लास्ट क्लास में एक लॉजिक समझाया था ना, स्यूडो हैलोजन, ऑलरेडी आपको पता है ना। साइनाइड क्या होता है, स्यूडो हैलोजन, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है लास्ट क्लास में, है ना। तो फिर नहीं, देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होगा, डिसोसिएशन पॉसिबल होता है ना। खुद की आइडेंटिटी को लूज कर देता है ना, और खुद की आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है। खुद की आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है, बट आयंस की आइडेंटिटी को लूज कर देता है ना। तो वो जो कंपाउंड है ना, वो बहुत फीबली आयोनाइज्ड हुआ, बहुत कम मिला। हाँ ये जो था ना, ये बहुत ही फीबली आयोनाइज्ड हुआ, बहुत कम, इसलिए पीपीटी नहीं बना। अगर एक्चुअल कंसंट्रेशन कुछ भी बन जाता ना पर्टिकुलर अमाउंट में, तो वो पीपीटी बना देता। नहीं है, बहुत कम है, इसलिए पीपीटी ही नहीं बना। वो जा रहे हैं, हम एजम्पशन लिए कि बन सकता, हमने ये सोचा था, बट पीपीटी का नहीं बनना क्या प्रूव कर रहा है, रिएक्शन रिवर्सिबल है ना, तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। तो नोट में एक पॉइंट था, स्यूडो हैलोजन लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था ना हैलोजन फैमिली में, कि साइनाइड जो होता है उसको बोलते हैं मोस्ट कॉमन स्यूडो हैलोजन। अब स्यूडो हैलोजन क्या क्या कंडीशन था, कम से कम एक नेगेटिव चार्ज रहे, एक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट रहना चाहिए, और हैलोजन की तरह प्रॉपर्टी, हाँ हैलोजन की जैसा प्रॉपर्टी है ना, क्लोरीन ही नहीं बोलते है ना, किसी भी हैलोजन के जैसा प्रॉपर्टी को शो करना चाहिए, है ना। तो इन कंपाउंड को बोलते हैं स्यूडो हैलोजन। और सबसे कॉमन स्यूडो हैलोजन था वो साइनाइड होता है ना। मोस्ट कॉमन स्यूडो हैलोजन इज साइनाइड। अब अगर हम सेकेंड पार्ट को एक्सप्लेन करें ना यहाँ पे, कि इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, तो जो कंपाउंड अगर मान लीजिए वाटर में डिसोसिएशन शो करते है ना, मतलब कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो एक्वा सॉल्यूशन में अपने हर एक सब्स्टिट्यूएंट्स का टेस्ट दे देता हो, है ना, ऐसे कॉम्प्लेक्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फंडा यूज करते हैं, है ना। तो Cd+2 ले लिया, इससे पहले वाले में कॉपर था, यहाँ कैडमियम ले लिया अपन ने। तो कैडमियम ने KCN के साथ क्या बनाया, CdCN2, रिएक्शन का नेचर बिल्कुल सिमिलर है। एक्सेस ऑफ KCN में जाओगे K2CdCN4 बनेगा। एक्वा सॉल्यूशन में लेके गए, और ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फ्यूबली नहीं था, ये कंप्लीट सॉल्युबल होता है। कैसे पता चला, तो हमें एंड प्रोडक्ट पीपीटी मिला। अगर एंड प्रोडक्ट पीपीटी मिल रहा है, दैट मींस ये हुआ कि ये जो H2S है ना, हाँ, ये कैसे डिसाइड करते हैं ना, फिवली है या ना है, वो यहाँ के प्रोडक्ट के बेसिस पे डिसाइड होता है। अगर कहीं पे प्रेसिपिटेट नहीं मिला, दैट मींस वो कॉम्प्लेक्स फिवली सॉल्युबल था, है ना। अगर एक पीपीटी मिल गया, तो पीपीटी मिलने के मतलब ये है कि ये भी डिसोसिएट हुआ, इसका भी डिसोसिएशन, इसके आयन का इंट्रैक्शन हुआ होगा, इनके आयन का इंट्रैक्शन हुआ होगा, है ना। और आयन अगर इंट्रैक्ट करेंगे तभी हमारे पास ये प्रोडक्ट मिलता है ना। तो अपन ने जब सॉल्ट एनालिसिस किया था ना, कैडमियम सल्फाइड का येलो पीपीटी मिलता था। क्या मिलता था भाई, येलो पीपीटी। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ पीपीटी या फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी सजेस्ट दैट कि जो कॉम्प्लेक्स है ना, वो ब्रेक किया होगा अप टू सम एक्सटेंट, आयन का एक्सचेंज पॉसिबल है, तो हमें ऐसे कॉम्प्लेक्स के लिए क्या यूज सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉपी करिए इसको। imperfect complex compound, imperfect complex compound। अब अगर सॉल्ट का हम कहीं पे हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं ना, वाटर में सॉल्यूशन बना रहे हैं, मतलब हाइड्रोलाइसिस हुआ, ये बोलेंगे ना,
तो आपने जब आयनिक इक्विलिब्रियम अपन ने पढ़ा था ना, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने एक टर्म डिस्कस किया था, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, याद है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो प्रेसिपिटेशन के लिए ना हमने दो टर्म को कंपेयर किया था, आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगर केआईपी का वैल्यू केएसपी के इक्वल होता था, तो ऐसे सॉल्यूशन के लिए हम क्या टर्म यूज करते थे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या था? सैचुरेटेड, या फिर जस्ट प्रेसिपिटेशन का लॉजिक। क्या था भाई? जस्ट प्रेसिपिटेशन का लॉजिक। अगर केएसपी का वैल्यू ग्रेटर देन केआईपी होता था, देन इस केस में हम बोलते थे ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, मोर अमाउंट में सॉल्यूट पार्टिकल ये डिसॉल्व करने की टेंडेंसी शो करेगा, है ना। बट अगर मान लो कि केएसपी का वैल्यू केआईपी से लेस हो जाए ना, तो वो कंडीशन क्या होता था? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, और हम इसको क्या बोलते थे? कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते थे इसको? कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। कहां पर है? आयनिक इक्विलिब्रियम। कहां पढ़ा था अपन ने? आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं भाई कि जितने भी इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे ना, उनकी प्रोडक्ट में केएसपी जो होगा केआईपी होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन? फॉर इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रेसिपिटेशन विल अकर्स, हमेशा प्रेसिपिटेशन होगा, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं? इनके लिए केएसपी का वैल्यू वो केआईपी से कम होना चाहिए। वैल्यू ऑफ केएसपी इज लेस देन केआईपी। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में हम क्या बोलेंगे भाई? प्रेसिपिटेशन का कंडीशन। एक बार कॉपी करिए, एक बार इस पॉइंट को कॉपी करिए। ठीक, ये आयनिक में अपन ने किया था, आयनिक का ये एप्लीकेशन यहाँ पे यूज किया, है ना। तो कहीं पे किसी रिएक्शन में अगर पीपीटी बनता हुआ दिखे ना, हम उसको क्या बोलेंगे? वो इम्परफेक्ट है। क्या है वो? इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अगर पीपीटी नहीं बनता हुआ दिख रहा है, दैट मींस वो परफेक्ट है। लॉजिक बोल सकते हैं, अगर प्रेसिपिटेशन दिख रहा है प्रोडक्ट में तो वो इम्परफेक्ट होगा, अगर नहीं दिखा तो हम क्या बोलेंगे? वो परफेक्ट है। जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन है AgCl प्लस NH4OH, हमने कॉम्प्लेक्स क्या बनाया? AgNH3 का होल टू Cl, क्वेश्चन में बना रहे। अगर हम इसको वाटर में लेके जाओगे तो क्या क्या डिसोसिएशन पॉसिबिलिटी थी? Ag प्लस अमोनिया न्यूट्रल होता है Cl माइनस, है ना। और हम इसमें ना KBr का रिएक्शन करवा देते। क्या करवा दिए? KBr। तो KBr Ag के साथ क्या बनाता है? AgBr, है ना। अगर ये AgBr बना लिया कहीं पे, अगर ये AgBr बना लिया है, दैट मीन्स हम इसको बोलेंगे इम्परफेक्ट। क्या है वो? इम्परफेक्ट। बट अगर पीपीटी नहीं बनाना, देन हम उसके इसमें क्या बोलेंगे? ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है ना। तो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स के लिए हम कंडीशन क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन में कहीं भी प्रोडक्ट में प्रेसिपिटेशन बनता हुआ नहीं दिखे, है ना। इफ प्रेसिपिटेशन विल बी अकर्ड, देन नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स विल बी परफेक्ट, है ना। सॉरी, if precipitation will not occur, then nature of complex will be perfect, otherwise it will be imperfect. लॉजिक क्लियर? हर जगह हमें क्या देखेंगे? पीपीटी। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि भाई कौन सा रिएक्शन, हाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल एक्ट एज अ, या विच कॉम्प्लेक्स विल एक्ट एज अ परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। तो रिएक्शन एक लिखा रहेगा, एक पीपीटी बना हुआ दिखेगा, है ना। जहां पे पीपीटी बना हुआ दिखा वो क्या है? इम्परफेक्ट। जहां पीपीटी नहीं बनेगा, एक्वस लिखा रहे, हम उसको क्या बोलेंगे? वो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? कॉपी करिए इस एग्जाम्पल को, कॉपी करिए, इस एग्जाम्पल को कॉपी करिए। सर ऊपर वाला पार्ट थोड़ा दिखाइए। ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा दिखा रहा भाई सर। नोट से, नोट वाला पार्ट या इसके भी ऊपर? नोट से। अच्छा, नोट से देख ले भाई। हाँ, अगर एक्सेस ऑफ केवीआर लोगे तो क्या बोलोगे भाई? बहुत ज्यादा आयनिक। अब एक्सेस ऑफ केवीआर में क्यों हो रहा है इसका भी लॉजिक समझिएगा। के प्लस और बीआर माइनस का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर डालेंगे तो डिसोसिएशन होगा। Ag को रिप्लेस कर रहा है कौन? के।
Ag को कौन रिप्लेस कर रहा होगा? K, तो K ने कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया होगा, K ने कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया होगा तो AgBr का पीपीटी बन जाएगा, है ना। K ने कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया होगा, डिसोसिएशन हो गया होगा, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? एक्सेस ऑफ KBr में ये इम्परफेक्ट है ना। KBr के प्रेजेंस में ये एक परफेक्ट था, बाकी दोनों में इम्परफेक्ट दिखेगा। कॉपी करिए इस पॉइंट को। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हो गया ना भाई। तो जहां पे प्रेसिपिटेशन होगा हम उसको क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट है। जहां पे प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है दैट मींस उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे? परफेक्ट है ना। इसको एक बार कॉपी कर लीजिए, अगर हो गया हो तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ऑनलाइन बच्चे आपने कॉपी कर लिया ना? ऑनलाइन बच्चे आपने कॉपी कर लिया ना? ऑनलाइन बच्चे, अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा गया, कॉपी नहीं हुआ। नहीं हुआ, ले भाई नोट डाउन कर लिया। फिर एक पॉइंट करने के बाद मैं रिवीजन ही करवाऊंगा थोड़ा सा, है ना, फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें। भाई हो गया देवार्गो? देवार्गो लिख लिया भाई? हो गया सर। चलिए अब एक क्वेश्चन जैसे ये पूछा गया है, देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया, when copper plus 2 reacts with KCl then which of the following option is correct, है ना। एक बोला गया कि भाई पहला कंपाउंड ये बनता है K3CuCl4, दूसरा बोला गया भाई ये प्रोडक्ट बनेगा K2CuCl4 बनेगा, एक में K3 है एक में K2 बना है, तीसरा है कॉपर गेट्स रिड्यूस्ड एंड साइनाइड ऑक्सीडाइज्ड, एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज चार ऑप्शन गिवन है, इन ऑप्शन के बेसिस पे हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आप पीछे का पेज पलट के भी हिंट ले सकते हो, आप पीछे का पेज पलट के भी हिंट ले सकते हो, अभी जो मैंने कंपाउंड एक लिखाया है उसके बेसिस पे। तो थोड़ा बहुत चेंज करके ना आपके क्वेश्चन में गलत करवा देगा, है ना। अब देखिएगा K3CuCl4 कब बनता था? जब हम एक्सेस में KCl यूज करेंगे, है ना। बट यहाँ पे एक्सेस में क्वेश्चन में KCl नहीं लिखा है, एक्सेस KCl, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट वाला फंडा क्या होगा? कॉपर प्लस 2 रिड्यूस होगा और साइनाइड ऑक्सीडाइज, पहला स्टेप, स्टेप 1, है ना। अगर यहाँ पे एक्सेस में लिखा रहे तो हमने जो लास्ट पेज पे एक रिएक्शन लिखा था ना, फाइनल प्रोडक्ट विल बी K3CuCl4, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हम एक्सेस में KCl लेके चलेंगे, है ना। अगर एक्सेस में नहीं रहे तो हम क्या बोलेंगे? पहले स्टेप का रिएक्शन क्या बना होगा? CuCl2, क्या बना होगा? CuCl2, वो फिर से अनस्टेबल होता है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CuCl में। किसमें कन्वर्ट हुआ? CuCl में, है ना। तो एक रिडक्शन हो रहा है, दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब देखिएगा मैं इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताया, लॉजिक समझना है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड दो वैरायटी के होते हैं, फिर से सुनना। इनऑर्गेनिक कंपाउंड दो वैरायटी के, एक होता है सिंपल सॉल्ट, एक होता है मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। सिंपल सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। सिंपल सॉल्ट हमेशा अपने रेस्पेक्टिव आयन का टेस्ट देगा,
मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड को ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन और एक्वा सॉल्यूशन में जब हम प्लेस करेंगे तो ये दो टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। पहला क्या था, डबल सॉल्ट, दूसरा क्या था, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, है ना। डबल सॉल्ट क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट जब फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे, इससे जो नया प्रोडक्ट मिला उसी को हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट अपने आयन का टेस्ट ऑलवेज देता है ना। अपना आइडेंटिटी लूज करेगा बट अपने आयंस का आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। क्या क्या एग्जांपल था, कार्नालाइट, दूसरा हो गया पोटासलम, तीसरा क्या हो गया, मोअर सॉल्ट, है ना। ये तीन एग्जांपल ही पूछे जाते हैं। देन सेकंड आए अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो होते हैं जो अपने रिस्पेक्टिव आयन का टेस्ट नहीं देंगे, है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के डिसोसिएशन के बेसिस पे हमने इनको दो पार्ट में डिवाइड किया, है ना। पहला था परफेक्ट, दूसरा था इम्परफेक्ट। पहला था परफेक्ट, दूसरा इम्परफेक्ट। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, जिसमें प्यूरिटी नहीं बनता है। इम्परफेक्ट किसको बोलेंगे, जहां पे प्यूरिटी बन जाएगा, है ना। तो यहां तक अपन ने अभी फाइनली कंक्लूड किया, है ना, इम्परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है ना। और हर एक लॉजिक का एक एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि भाई कहाँ पे बन रहा होगा, कहाँ पे नहीं बन रहा होगा। अब अपन आते हैं एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। अब अपन एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। लिखना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लिखिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लिखना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना। तो जब भी अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आएगा ना तो उनमें हम ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर टर्म लिखा रहता है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं भाई, आयोनाइजेशन स्फीयर। कोई भी पार्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर। और जो भी टर्मिनोलॉजी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ रहेगा हम इसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। एक आयोनाइजेशन है, दूसरा कोऑर्डिनेशन है। तो एक बार नोट डाउन करिएगा इसको। एक बार इसको नोट डाउन करिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है हम उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर। जो यहाँ पे बीच में रखा हुआ है उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेटल एटम या फिर मेटल आयन हो सकता है। एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिगेंड्स को। एक्स क्या होगा, एक्स है भाई नंबर ऑफ लिगेंड्स, है ना। और एन क्या है, चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट कॉम्प्लेक्स, चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट कॉम्प्लेक्स। कॉपी करिए इस पॉइंट को। हो गया ये, चलिए। अब जैसे मान लीजिए कहीं पे ना क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई कितने टाइप के आयन, किसी भी एक कॉम्प्लेक्स दे दिया और पूछ लिया भाई कितने आयन्स बनेंगे, है ना। तो हम ना हमेशा जो आयोनाइजेबल पार्ट रहेगा ना वो इसी को आयोनाइज करते हैं इन जनरली, है ना। तो अगर हम इस कंपाउंड को आयोनाइज करेंगे तो जो आयोनाइजेशन स्पेयर है वही डिसोसिएट करने की टेंडेंसी शो करेगा। अब आयोनाइजेशन स्पेयर में क्या रखा है, पोटेशियम, तो ये कंपाउंड यहाँ से डिसोसिएट हुआ, क्या बोलेंगे भाई ये 4K+ बनाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, -4, है ना। इस पे प्लस का 4 है, टोटल 4 के थे, इस पे क्या दिखेगा, -4, है ना। तो अगर मेरे को यहाँ पे नंबर ऑफ प्रेसिपिटेट आयन या फिर काउंटर आयन के लिए क्वेश्चन पूछ ले तो आप क्या बोलोगे, टोटल काउंटर आयन यहाँ पे कितने हैं, 4, है ना। काउंटर आयन ऑलवेज क्या होता है, नंबर ऑफ आयन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आयोनाइजेशन स्फीयर, है ना। काउंटर आयन किसको बोलेंगे, नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन आयोनाइजेशन स्फीयर, है ना। और टोटल आयन में हमें आयोनाइजेशन को भी काउंट करना है और कोऑर्डिनेशन को भी काउंट करना है ना। एक बार इसको कॉपी करना। इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने बनेंगे, 5। और काउंटर आयन का मतलब है प्रेसिपिटेट आयन, क्या है, पीपीटी है ना। प्रेसिपिटेशन आयन या फिर काउंटर आयन के लिए टर्म क्या यूज करते हैं, 4, है ना। जितने भी आयन से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा उसके लिए हम क्या बोलते हैं, 4 है प्रेसिपिटेशन या काउंटर आयन।
और टोटल आयंस जो होंगे ना कितने दिख रहे होंगे आपको? 5 दिख। ठीक है, अब जो पहला थ्योरी है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, पहला थ्योरी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए आया था, इस थ्योरी को बोलते हैं बर्नर्स थ्योरी। क्या बोलते हैं भाई? बर्नर्स थ्योरी, है ना। तो बर्नर ने क्या बताया, कुछ पॉस्टुलेट्स दिए अपना कि भाई कहीं पे अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर मेरे को ड्रॉ करना है ना, तो हर एक कंपाउंड में 2 टाइप के वैलेंसी है। कितने वैलेंसी? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी वो वैलेंसी है जो आयोनाइजेबल होगा, जिसको हम डिसोसिएट कर सकते हैं। आयोनाइजेबल का मतलब, ठीक है। और प्राइमरी वैलेंसी को हमेशा ना हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉटेड से। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल, डिसोसिएट होने की टेंडेंसी से नहीं करे, है ना। और नॉन आयोनाइजेबल है मतलब इसका नेचर क्या होगा? डायरेक्शनल। क्या होगा? एंड एक और रिप्रेजेंटेशन है कि जहां पे मान लो कि कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो ना, तो उस केस में हम प्राइमरी और सेकेंडरी को एक साथ लिख देते हैं ना। इसको बोला जाता है प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। तो रिप्रेजेंटेशन भी क्या दिखेगा? एक सॉलिड लाइन और उसी सॉलिड के नीचे एक डॉटेड लाइन। कॉपी करिए। एक बार इसको कॉपी करिए। ये जब कॉपी हो जाए तो बता दीजिएगा कि लास्ट वाला पार्ट ये है ना भाई कि जहां पे अगर मान लीजिए कि कहीं बैलेंस सेटिस्फाई नहीं होगा ना किसी भी कंपाउंड का, तो उसके लिए बर्नर ने क्या बोला, हम उसको प्राइमरी में भी काउंट करेंगे और सेकेंडरी में भी काउंट करेंगे। तो सिर्फ सॉलिड लाइन रहे तो ये सेकेंडरी था, डॉटेड लाइन रहे तो प्राइमरी था। अब जो लोग जिसको दोनों की तरह काउंट करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन में दोनों टर्म आने चाहिए, है ना। तो सॉलिड भी लिखे, सॉलिड के नीचे क्या लगा देते हैं अपन? डॉटेड लाइन। हो गया सबका? चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना ये पूछता है, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 जो है बर्नर थ्योरी का सेकंड पॉइंट, कि प्राइमरी वैलेंसी। नोट का सेकंड पॉइंट लिखना है बर्नर थ्योरी के सेकंड पॉइंट में कि प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव लिगेंड, है ना। प्राइमरी वैलेंसी क्या था? जो हमने डॉटेड लाइन से बनाया था, यही था ना भाई। तो प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव लिगेंड्स एंड जिस पे चार्ज नेगेटिव आएगा, है ना, जो नेगेटिव डोनर। and valency secondary valency is satisfied by either negative ligand or neutral ligand, है ना। प्राइमरी ऑलवेज नेगेटिव लिगेंड से सेटिस्फाई होता है, सेकेंडरी या तो नेगेटिव रहेगा या फिर न्यूट्रल रहेगा। और बर्नर ने जब अपना कंसेप्ट दिया था ना, तो एट दैट टाइम पॉजिटिव वैलेंसी वाले जो लिगेंड थे ना वो डिस्कवर नहीं हुए थे, है ना। इसलिए बर्नर की थ्योरी में पॉजिटिव लिगेंड की बात अपन नहीं करते, है ना। तो बर्नर थ्योरी मतलब निगेटिव और न्यूट्रल के रेफरेंस में ही अपन बात कर रहे हैं। ठीक। अब मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में ना जो प्राइमरी वैलेंसी रखता है उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। मॉडर्न जो थ्योरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसके लिए जो प्राइमरी वैलेंसी वो क्या मेनली रिप्रेजेंट करता है? ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट। अब बर्नर ने ये बताया भाई कि जितने भी
है ना, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर फिक्स रहेगा तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्री भी कंपाउंड का फिक्स रहने है ना। तो ये टोटल 5 पॉइंट है बर्नर का। पहला, बर्नर ने क्या बताया भाई, प्राइमरी वैलेंसी को कैसे रिप्रेजेंट करना है, सेकेंडरी को कैसे रिप्रेजेंट करना है ना। देन प्राइमरी और सेकेंडरी किसके थ्रू सेटिस्फाई होगा ये बताया है ना। प्राइमरी में ऑलवेज निगेटिव रहेगा, सेकेंडरी निगेटिव या न्यूट्रल दोनों से हो सकता है ना। प्राइमरी वैलेंसी क्या था, जो आयोनाइजेबल थे बाहर रखते हैं है ना। सेकेंडरी वैलेंसी क्या था, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट रहता है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट रहता है। तो ये 5 पोस्टुलेट्स हैं बर्नर्स के, है ना। हमें इनको फॉलो करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। पॉइंट नंबर 2 आप लोगों ने कॉपी कर लिया है। पॉइंट नंबर 2 मैं थोड़ा सा पेज नीचे कर देता हूँ। अब पहला एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, चार क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा। ये 5 क्वेश्चन जेईई में पूछे गए, ये 5 क्वेश्चन जेईई में पूछे गए। एक क्वेश्चन अभी रिसेंट ईयर में पूछा गया, बाकी 3 थोड़े पुराने क्वेश्चन, बाकी 3 थोड़े पुराने क्वेश्चन है ना। अब एक बर्नर थ्योरी के बेसिस पे ना मेरे पास सपोज ये कॉम्प्लेक्स है CuCl3.6NH है ना। ये कंपाउंड लिखा हुआ है और हमने इसका रिएक्शन AgNO3 के साथ करवाया, ठीक है। तो लास्ट पेज पे हमने जब एक कंसेप्ट देखा था ना कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कब होगा, जब नेचर क्या रहे, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स वाला तो ब्रेक होना नहीं चाहिए, जो बाहर के पार्ट थे वो डिसोसिएट हो रहे होंगे है ना। तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा ना, पूछ लेता है कि कितने मोल ऑफ AgCl बनेगा, कितने मोल ऑफ AgCl बनेगा। तो Cl कहाँ रहेगा तब ब्रेक हो सकता है भाई, जब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहे, आयोनाइजेशन स्फीयर में, तभी हम इसको ब्रेक कर पाएंगे है ना। तो इस कंपाउंड में अगर हम कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कैलकुलेट करते हैं तो अमोनिया इज ए न्यूट्रल लिगेंड, इसका चार्ज 0 होता है, अमोनिया पे चार्ज 0, हैलोजन पे चार्ज -1। तो 3 क्लोरीन है तो चार्ज क्या दिखेगा, -3। तो क्लोरीन पे चार्ज क्या है, सॉरी कोबाल्ट पे चार्ज क्या आया, +3। क्लोरीन 3 है ना भाई, 3 क्लोरीन के लिए -3 बोलेंगे, कोबाल्ट पे +3 आया। तो इस पॉइंट के बेसिस पे ना, ये इस फॉर्मूला के बेसिस पे मेरे को इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना पड़ेगा। अब एक लॉजिक और है, अभी थोड़ा सा याद रखिए, नेक्स्ट पेज में टेबल है ना, कि अगर कहीं पे कोई मेटल ना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है तो कोबाल्ट +3 में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है, कितने, 6। कोबाल्ट +3 में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर लिखेंगे ना तो ये वाला जो पार्ट था इसको बोलते थे क्या, सेकेंडरी वैलेंसी। एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल लिगेंड, सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल और निगेटिव लिगेंड, है ना, यही था ना। तो इन दोनों में न्यूट्रल लिगेंड कौन सा दिखा आपको, NH3 और Cl में, ये निगेटिव है ये न्यूट्रल है। तो पहले हम डब्बे में क्या रखेंगे, NH3 को रख के कंपाउंड बनाएंगे, क्या रखेंगे भाई, डब्बे के अंदर क्या रखेंगे, न्यूट्रल वाले को, है ना। अब कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, एमाइन भी कितने दिख रहे हैं आपको, 6 दिख रहे होंगे, तो हमने 6 को डब्बे के अंदर रख दिया, इसका कोऑर्डिनेशन स्क्वायर कंप्लीट हो गया। बोल सकते हैं ना, 6 से ज्यादा अंदर रख नहीं सकते क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही था, तो मैक्सिमम 6 अपन ने रख दिया। अभी भी क्या बचा, 3 Cl बचा हुआ है। तो Cl को हम कहाँ प्लेस करेंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर में। कहाँ प्लेस करेंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर में। अगर इस कॉम्प्लेक्स को अगर आप वाटर में रखते हो, इस कॉम्प्लेक्स को अगर मैं वाटर में डीप करूंगा, है ना, तो ये आयोनाइजेबल है, ये क्या है, आयोनाइजेबल, ये 3Cl- देगा ना भाई। AgNO3 भी वाटर में सॉल्युबल होता है, तो ये किसमें ब्रेक हुआ होगा, Ag+ और Cl- आपस में इंटरेक्ट कर लेंगे। तो जितना Cl है ना, जितना Cl है यहाँ एक्सेस लिखा हुआ है ना, उतने Ag के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, 3 मोल ऑफ AgCl का व्हाइट पीकेटी। लॉजिक क्लियर, लॉजिक क्लियर है। अगर इस कॉम्प्लेक्स को अगर मैं बोलूं ये कैसा है, परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है, क्या बोलोगे, परफेक्ट है। ये क्या है, पीपीटी बन रहा है, मतलब परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। पीपीटी बन रहा है मतलब पीपीटी बन रहा है मतलब इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, है ना। मतलब हम ये बोलेंगे कि इसका ये वाला पार्टनर डिसोसिएट नहीं हुआ, है ना, ओनली आयोनाइजेशन स्क्वायर जो रहते हैं वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लॉजिक क्लियर है ना। तो हमें हर जगह ना यही स्ट्रक्चर देखना है। Cl3 ये क्या बन गया होगा, 3 मोल ऑफ AgCl, नोट डाउन करिए।
अब इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है, देखना समझना है ध्यान से। मेंस 24 के क्वेश्चन में, 25 के क्वेश्चन में शायद यही सेम स्ट्रक्चर पूछा गया, नीचे लिखा होगा दूसरे कॉम्प्लेक्स का। 1 मिनट और देख लीजिए, फिर आप नोट डाउन करना। 1 मिनट और स्क्रीन पे देख लीजिए, देन मैं टाइम दूंगा नोट डाउन करने का, टेंशन फ्री। अब इनको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये तो मैंने बना दिया प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बेसिस पे, है ना। एक्चुअल कैसे बनाते हैं, कोबाल्ट पे +3 था। बर्नर के अकॉर्डिंग टू प्राइमरी वैलेंसी कैसे रिप्रेजेंट होता है, सॉलिड लाइन से। कैसे होते हैं, सॉलिड लाइन, डॉटेड लाइन से। क्या था, एक पेज पलट के देखिए एक बार। प्राइमरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, है ना। सेकेंडरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन, है ना। और प्राइमरी वैलेंसी क्या होते हैं, लिगेंड की बात करेंगे, जो जहां पे रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग टू बात करते हैं अपन, है ना। तो हमने यहाँ पे NH3 को कहाँ रखा है, अंदर रखा है। कहाँ रखा भाई, अंदर रखा है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। कहाँ रखा भाई, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रखा है ना। सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो ये वाला पार्ट दिखा होगा। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होंगे, जो आयोनाइजेबल होते हैं। प्राइमरी वैलेंसी जो आयोनाइजेबल होंगे। तो 3 Cl मैंने यहाँ पे लगा दिया डॉटेड लाइन से, है ना। जो नॉन आयोनाइजेबल थे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रखे हैं, वो क्या है भाई, सेकेंडरी वैलेंसी दिख रहे होंगे। 6NH3 था तो 6NH3 लिख दिया, है ना। अब अगर मान लो कि कहीं पे अगर मान लो इसका 6 रहता, यहाँ पे क्या रहता भाई, 6 रहता, है ना। और सराउंडिंग एटम में भाई हमें नंबर ऑफ एटम थोड़ा कम दिख जाते हैं, तो किसी एक ही लिगेंड को ना हम दोनों की तरह कंसीडर करते हैं, प्राइमरी भी मानते हैं और सेकेंडरी भी मानते हैं। यहाँ पे क्या है भाई, 6 के 6 प्रेजेंट है, तो हमें किसी को एज्यूम करना नहीं पड़ेगा, है ना। तो हमें ऑलवेज स्ट्रक्चर का भी पैटर्न पता होना चाहिए। ये सेकेंडरी वैलेंसी हमने बना दिया सॉलिड लाइन से, प्राइमरी वैलेंसी मैंने रिप्रेजेंट कर दिया डॉटेड लाइन से। प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी पूछा जाए तो 0, और प्रेसिपिटेट वाले आयन ना ऑलवेज कहां से आएंगे, प्राइमरी वैलेंसी से आएंगे, है ना। तो जितने भी आयन्स दिख रहे होंगे प्राइमरी वैलेंसी में, वो हमेशा प्रेसिपिटेट आयन का फॉर्मेशन करेंगे। इन्हीं को बोला जाता है काउंटर आयन। क्या बोलते हैं, काउंटर आयन, प्रेसिपिटेट आयन या फिर काउंटर आयन। अगर टोटल नंबर ऑफ आयन पूछा जाए तो आप इसको ब्रेक कर दीजिए, 3Cl- और एक ये कॉम्प्लेक्स, टोटल नंबर ऑफ आयन कितने होंगे, 4 से। ये पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। हमेशा हम उन्हीं कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करेंगे जो आयोनाइजेशन स्पेयर में प्रेजेंट रहेगा। आयोनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन हमेशा 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 3Cl बाहर थे ना, तो 3Cl- में ब्रेक हुआ। कॉम्प्लेक्स अभी ब्रेक होने की टेंडेंसीज हो नहीं किया होगा, कॉम्प्लेक्स अभी ब्रेक होने की टेंडेंसीज हो नहीं किया होगा, है ना। तो इसके बेसिस पे हम बोलेंगे नंबर ऑफ आयंस कितने दिख रहे होंगे आपको, 4 दिख रहे होंगे। कोई कंफ्यूजन, सही में कॉपी करिए इसको। अब आराम से कॉपी कर लीजिए, कहीं पे अगर कुछ डाउट आ रहा है ना तो आप मेरे से पूछ सकते हो। कहीं पे अगर कुछ भी डाउट आ रही हो ना आपके, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग टू हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया है। प्राइमरी वैलेंसी ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव लिगेंड, प्राइमरी वैलेंसी ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव लिगेंड, यही था ना पहला पॉइंट। सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय आइदर नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड, है ना। हमने ये लॉजिक लगा दिया। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन मैं दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए। आप पहले आराम से इसको टेंशन फ्री होके लिखिए, क्योंकि PYQ अगर सॉल्व करेंगे कोऑर्डिनेशन के, तो मैं टोटल 5 क्वेश्चन अभी आपको करवाने वाला हूँ। कितने क्वेश्चन, 5। वो 5 के 5 क्वेश्चन आपको PYQ में दिख जाएंगे। वो 5 के 5 क्वेश्चन आपको PYQ में दिख जाएंगे, है ना। और सॉल्व करने में 10 सेकंड लगेंगे, 5 क्वेश्चन मिला के। ठीक, ये वाला कॉपी हो जाए तो एक बार इन्फॉर्म करिएगा मेरे को, है ना। सेकेंड क्वेश्चन में फिर दिखा दूंगा क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन आपको लिखने। ठीक, ये वाला पार्ट नहीं रह क्या, ये कहां से हटेगा। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन। अब देखो इसमें पूछा गया एक क्वेश्चन, ये भी पूछा गया कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होगा।
है ना, या नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड क्या होंगे। तो जिस समय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बर्नर थ्योरी आया था ना, समझिएगा, एक पॉइंट ध्यान से सुनना, जिस समय कोवैलेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बर्नर थ्योरी आया था ना, उस समय कोवैलेंट बॉन्ड मार्केट में डिस्कवर नहीं हुआ था, है ना। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में बर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो अगर आपसे पूछ ले कि भाई कोवैलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे, जीरो। क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड उस समय तक डिस्कवर नहीं हुआ था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड उस समय तक डिस्कवर नहीं हुआ था, तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन दिस कॉम्प्लेक्स विल बी जीरो। कुछ भी ऐसा स्ट्रक्चर बना दे आपको और पूछ ले कि भाई इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं, आप क्या बोलोगे, जीरो है। कितने हैं, जीरो है। चलो, 8 तक बिल्कुल। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। मैं इस वाले पार्ट को गायब कर देता हूँ, और ये मैं हटा दे रहा हूँ, है ना, यहीं से हटा दे रहा हूँ, क्या टेंशन लेना। ये रहा, डिलीट करिए सॉल्व। CuCl3.5NH3 आपको क्या क्या बताना है, ध्यान से सुनिएगा। कितने मोल का पीपीटी बनेगा, एक तो क्वेश्चन ये है। इस कंपाउंड के कितने प्राइमरी वैलेंसी हैं, कितने सेकेंडरी वैलेंसी हैं, कितने प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी है, जो भी लास्ट क्वेश्चन में लिखा था ना, वही सारे कंपाउंड यहाँ पे भी लिखने हैं, है ना। और स्ट्रक्चर भी बनाने, क्या करने हैं आपको, स्ट्रक्चर भी बनाना। ट्राई करोगे, करिए आराम से, टेंशन फ्री होके। सबसे पहले गिवन फॉर्मूला की हेल्प से हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक्चुअल स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। कोबाल्ट यहाँ पे भी +3 है ना, तो हमें क्या करने पड़ेंगे, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना पड़ेगा। 6 कहाँ आएंगे, अंदर कोऑर्डिनेशन स्पेयर में। उन 6 को छोड़ के जो रिमेनिंग बचा उसको बाहर रखना है ना। अब पहले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या आया, पहले वाले क्वेश्चन में 6 NH3 थे, क्या थे, 6 NH3 थे, तो हमने 6 के 6 NH3 कहाँ रख दिए, अंदर। अब यहाँ पे 6 NH3 तो है नहीं, 5 ही है, तो एक Cl को भी कहाँ रखना पड़ेगा, अंदर रखना पड़ेगा। बाहर कितना बचा, 2 Cl, है ना। कितने Cl क्लोराइड में कन्वर्ट होंगे, 2। कितने मोल ऑफ पीपीटी बनेगा, 2, है ना। तो पहला क्वेश्चन तो आ गया कि 2 मोल ऑफ AgCl का व्हाइट पीपीटी बनेगा। लॉजिक क्लियर है, सही में, या कंफ्यूजन, हाँ क्लियर। अब थोड़ा सा एक बार स्ट्रक्चर देख के बना लीजिए, एक बार देखो, आपको मैं बनाइए, फिर मैं एक बार बताता हूँ, फिर आप कॉपी कर लेंगे। एक बार ट्राई करिए कैसा दिखेगा। लास्ट क्वेश्चन के बेसिस पे, ये मेंस 24 में क्वेश्चन पूछा गया। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये मेंस 24 में क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि भाई कितने मोल ऑफ पीपीटी बनेंगे और इसमें वैलेंसी कितना है, प्राइमरी वैलेंसी कितने हैं, सेकेंडरी वैलेंसी कितने हैं। क्लास 255 तक है, क्लास 255 की 50 तक, 55 तक है कि 50 तक, 55, ओके ओके ओके। चलिए इसको एक बार ट्राई करते हैं। क्या है स्ट्रक्चर, बनाए आप लोग स्ट्रक्चर, प्राइमरी वैलेंसी कितने होंगे, प्राइमरी वैलेंसी इज ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव लिगेंड, यही था ना, यही था ना। देखते हैं कितने नेगेटिव रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग टू होगा। सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय आइदर न्यूट्रल और नेगेटिव लिगेंड, ये दोनों, है ना। तो आप लोगों ने अगर ड्रॉ कर लिया होगा तो देखना भाई, ये है स्ट्रक्चर। आई थिंक आप लोगों ने भी यही बनाया होगा, शायद यही बनाए या नहीं बनाए। अब देखना, यहाँ पे क्या है कि एक Cl जो था ना बाहर, आपने उसको एक अंदर रखा है, कहाँ रखा, अंदर। क्यों अंदर रखा, लॉजिक ये है कि हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना था, हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखने के लिए एक Cl को अंदर रखे, है ना। अब Cl जो है भाई, प्राइमरी भी होगा और सेकेंडरी भी होगा, क्यों भाई, निगेटिव लिगेंड है ना,
नेगेटिव लिगेंड है ना। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, लॉजिक समझना है। अगर आप Cl को अंदर ही काउंट कर लेते हैं कंप्लीट, तो फिर इस कोबाल्ट पे जो है ना, वो चार्ज जो +3 आना चाहिए था वो नहीं आ पाएगा। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, 6। किस कंडीशन में होता है कोबाल्ट, जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहे, है ना। तो अगर मैं इस Cl को सिर्फ अंदर ही रख लेता हूँ, कहीं पे काउंट कर लो, है ना, तो हम क्या बोलेंगे भाई, इस पे बाहर चार्ज क्या दिख रहा होगा, -2, ओवरऑल चार्ज क्या दिख रहा होगा, +2, है ना। तो एक जो अंदर रखा हुआ है ना, वो दोनों की तरह एक्ट कर रहा है। कोऑर्डिनेशन मतलब वो सेकेंडरी वैलेंसी भी और प्राइमरी भी है सेकेंडरी भी और प्राइमरी भी है ना। तो अंदर अगर नेगेटिव वाले को कहीं पे रख देंगे, तो इस केस में हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ऐसा बनने वाला। ये लॉजिक क्लियर है। तो प्राइमरी वैलेंसी अभी भी 3 ही आएंगे, सेकेंडरी वैलेंसी अभी भी 6 ही आएगा, बट एक ऐसा वैलेंसी है जो दोनों की तरह एक्ट कर रहा होगा, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। एक वैलेंसी ऐसा दिख रहा है जो दोनों की तरह एक्ट कर रहा होगा, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। अगर काउंटर आयन की बात करें या प्रेसिपिटेट आयन की बात करें, तो हम क्या बोलेंगे भाई, उसमें 2 ही रहेंगे। क्या रहेंगे, 2 रहेंगे, है ना। नंबर ऑफ आयन्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ आयन्स कितने दिखेंगे आपको, 3 दिखेंगे। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन। ये मेंस 24 का क्वेश्चन है, ये पूछा गया कि भाई इसमें प्रेसिपिटेट आयन कितने हैं, आंसर क्या बोलोगे, 2। प्रेसिपिटेट आयन कितने हैं, आंसर क्या बोलोगे, 2। लॉजिक क्लियर, ये लॉजिक क्लियर। चलिए तीसरे वाले कंपाउंड का आप लोग बताओगे क्या बनेगा फिर। तीसरे वाले कंपाउंड का आप लोग ये लिखना है आपको अच्छे से। ये 4 के 4 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे PYQ में, है ना। ये 4 के 4 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक और NH3 कम कर देंगे। पहले में 6 NH3 था, 3 Cl, है ना। दूसरे में क्या कर दिया, 5 NH3, 3 Cl। तीसरे में 4 NH3 और 3 Cl, है ना। अब कितने Cl को अंदर रखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 को रखना पड़ेगा। तो 2 Cl क्या है, प्राइमरी भी होगा और सेकेंडरी भी होगा। अब इसके अकॉर्डिंग टू पूरा डिटेल पूछिए आप। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, है ना। पहले क्वेश्चन ये पूछेगा कितने मोल ऑफ AgCl बना। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, कितने मोल ऑफ AgCl बना, है ना। तो जितना काउंटर आयन रहेंगे ना, उतने ही क्या बनते हैं भाई, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। नंबर ऑफ काउंटर आयन जितने रहेंगे, क्या बोलेंगे भाई, उतने नंबर ऑफ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो थर्ड रिएक्शन के हेल्प से हमें ये बताना है कि भाई नंबर ऑफ वैलेंसीज कितने हैं और कितने मोल ऑफ प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हुआ होगा। स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लीजिएगा। सेकेंड वाले कॉपी कर लिए ना, मीन्स 24 वाले को। देन थर्ड वाले में आंसर क्या क्या आया है आप लोगों का, प्राइमरी वैलेंसी कितने है, प्राइमरी वैलेंसी कितने होंगे थर्ड वाले क्वेश्चन में, 3। सेकेंडरी 6, है ना। प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी 2 हो जाएंगे, है ना। 2 मतलब 2 लाइन ऐसा दिखेगा जिसमें सॉलिड और डॉटेड दोनों रहेगा, है ना। 2 लाइन था ना, 2 लाइन ऐसे बनेंगे जिसमें सॉलिड डॉटेड दोनों रहेगा, है ना। 2 लाइन ऐसे बनेंगे जिसमें सॉलिड और डॉटेड दोनों रहेगा, है ना। और दोनों रहेगा क्योंकि वो दोनों की तरह काउंट हो रहा है ना। वाले पिच है ना। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। अब नेगेटिव क्या होता है, पहले प्राइमरी था, नेगेटिव पहले क्या था, प्राइमरी, बाद में आया क्या हुआ, सेकेंडरी वाले में दोनों की तरह काउंट कर रहे हैं, इसलिए हमें उनको दिखाना पड़ेगा। नंबर ऑफ आयंस तो सही तो है, एक कोऑर्डिनेशन वाला पूरा एक Cl और एक Cl, अरे Cl माइनस और कोऑर्डिनेशन पे पॉजिटिव चार्ज, अरे इसमें भी तो वही किया ना। नंबर ऑफ 3 थे पहले वाले में, नंबर ऑफ 4 आए होंगे।
चलिए नेक्स्ट वाले के लिए बताइए आप लोग एग्जाम COCl3 नीचे में क्वेश्चन दिख रहा होगा COCl3.3NH3 क्या इसमें प्रेसिपिटेशन होगा? क्या इसमें AgCl प्रेसिपिटेट बना पाएगा? इसमें प्रेसिपिटेट बनेगा क्या? नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई CO का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो तीनों Cl कहाँ रहेंगे? अंदर। आयोनाइजेबल पार्ट नहीं है ना? तो आयोनाइजेबल पार्ट अगर नहीं है तो AgCl का पीपीटी नहीं बन पाएगा। AgCl का पीपीटी नहीं बन पाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया जेई में कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl या व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl। आप क्या बोलोगे? अगर कहीं पे आयोनाइजेशन स्पेयर में क्लोराइड आयन नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स वो कंपाउंड प्रेसिपिटेशन नहीं कर पाएंगे, है ना? आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए। सबको ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना? मैंने जो समझाना चाह रहा था ये समझ में आ गया ना? तो पीवाईक्यू में आपको 10 क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे मिल जाएंगे कम से कम, है ना? तो वो 10 के 10 क्वेश्चन आप घर जाके आज ट्राई कर सकते हो, है ना? घर पे जाके प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी और प्रेसिपिटेशन वाले, है ना, 3 टाइप के क्वेश्चन आप वहां पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक, करिए नोट डाउन। ऑनलाइन बच्चे यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है? ऑनलाइन बच्चे आपका कोई कंफ्यूजन? ऑनलाइन बच्चे यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? ये पॉइंट क्लियर? ऑनलाइन बच्चे कुछ कंफ्यूजन नहीं? ये अगर कॉपी हो गया हो तो देन नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे। पहले इसको कॉपी कर लीजिए। हो गया कॉपी? लॉजिक समझिएगा। हमने अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म किया था, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो कंडक्टेंस रहता है वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है ना। जिसमें मोर नंबर ऑफ आयंस रहेंगे हम क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, है ना? तो आपसे अगर ये पूछा जाए ना कि कंडक्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हमने 2 लॉजिक देखा था, या तो चार्ज डेंसिटी और दूसरा था नंबर ऑफ आयंस। पहला हायर प्रायोरिटी किसको देते हैं? नंबर ऑफ आयंस को, है ना? अगर नंबर ऑफ आयंस सेम रहे ना तो फिर हम उसको के लिए क्या बात करते हैं? चार्ज की बात करते हैं। तो ये भी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 4 कॉम्प्लेक्स जो मैंने अभी पढ़ाया ना आपको, चारों के स्ट्रक्चर, वो 4 कॉम्प्लेक्स दिए थे और पूछा गया ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस का ऑर्डर बता दो। इन 4 कॉम्प्लेक्स के कंडक्टेंस का ऑर्डर बता दो। तो हम क्या बोलेंगे? जिसमें भाई नंबर ऑफ आयंस ज्यादा रहेंगे, जिसमें नंबर ऑफ आयंस हाइयर रहेंगे, है ना? एक्चुअली क्वेश्चन में ये जो कॉम्प्लेक्स था ना, ये बना के नहीं दिया हुआ था, है ना? नॉर्मल फॉर्मूला लिख दिया COCl3.6NH3, COCl3.5NH3, COCl3.4NH3 एंड COCl3.3NH3। तो अपने लास्ट पेज में इन्हीं चारों का स्ट्रक्चर बनाना सीखा था, है ना? तो इसमें नंबर ऑफ आयोनाइजेबल आयन कितने होंगे? 4। कैसे भाई? 3 क्लोराइड और एक ये कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट। इसमें नंबर ऑफ आयोनाइजेबल आयन कितने होंगे? 3। इसमें नंबर ऑफ आयोनाइजेबल आयन कितने होंगे? 2। इसमें नंबर ऑफ आयोनाइजेबल आयन कितने हैं? है ही नहीं भाई, न्यूट्रल है ना? तो जिसमें मोर नंबर ऑफ आयंस देखेंगे ना, हम क्या बोलेंगे? उसका कंडक्टेंस हाइयर होगा। ऑर्डर क्या बना? 1 2 3 4 का ऑर्डर क्या बना? 1 2 3 4। इसका लॉजिक क्लियर है? इस पॉइंट का लॉजिक क्लियर है? कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ आयंस पे, है ना? तो जिस कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट करने से हमें मोर नंबर ऑफ आयंस अगर मिलेंगे, उसका कंडक्टेंस क्या रहेगा? हाइयर रहने वाला। कॉपी करिए एक बार इसको कॉपी करना। एक बार इसको कॉपी करिएगा पहले क्वेश्चन को।
हो गया भाई आंसर। सेकंड वाले का आंसर आप लोग बताएंगे। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कंडक्टेंस का वैल्यू। फर्स्ट वाला तो अपन डिस्कस कर लिया, आप सेकंड वाले में बताइए। इसमें नंबर ऑफ आयंस दोनों में सेम है, दिख रहा है भाई, नंबर ऑफ आयंस सेम है। तो नंबर ऑफ आयंस जब सेम रहे तो किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे। अब चार्ज का मतलब इसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड देखना है। इस पे कितने यूनिट का चार्ज दिखा, प्लस का 2 -2, इस पे प्लस का 1 माइनस का 1 है ना। तो जिसका चार्ज हाइयर उसका कंडक्टेंस हाइयर होगा। क्या बोलेंगे, 1 इज ग्रेटर देन 2। क्या बोलेंगे भाई, 1 इज ग्रेटर देन 2। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं ना। तो एक कंडक्टेंस वाले भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ये दोनों क्वेश्चन भी आपको पीवाईक्यू में दिख जाएंगे कंडक्टेंस के बेसिस पे, है ना। कि कंडक्टेंस का वैल्यू अगर कहीं पे किसी कॉम्प्लेक्स के लिए बोलते हैं तो हम बर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग टू कंपाउंड का ज्योमेट्री बनाएंगे, अरेंजमेंट देखेंगे, जहां पे नंबर ऑफ आयंस मोर रहेगा उसका कंडक्टेंस हाइयर होगा। अगर नंबर ऑफ आयंस सेम है देन हम चार्ज के अकॉर्डिंग टू इनकी बात करने वाले, है ना। अब बर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग टू ना दो टाइप के कॉम्प्लेक्स थे, एक को बोलते हैं होमोलैप्टिक, दूसरे को क्या बोलते हैं, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब इससे मेंस 25 में क्वेश्चन पूछा गया है ना। 25 में भी दिख जाएंगे, 24 में भी दिख जाएंगे, 23 में भी दिख जाएंगे, है ना। ये टर्म यूज कर लेता है होमो और हेटेरो का फंडा, है ना। तो होमोलैप्टिक का मतलब क्या होता है कि जब जितने भी लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्पेयर में प्रेजेंट थे ना उनका नेचर अगर सिमिलर रहे तो हम उनको बोलते हैं होमोलैप्टिक, है ना। When all the ligands present in coordination pair is same, then the complex is known as homolaptic, है ना। और अगर डिफरेंट रहे तो उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोलैप्टिक बोल देंगे। क्लियर है, तो इस पॉइंट को भी नोट डाउन करिए। इस पॉइंट को भी नोट डाउन करिए, होमो और हेटेरो क्या होता है। अगर आपने ऊपर के एग्जांपल को नोट डाउन कर लिया हो देन ऊपर के दोनों एग्जांपल नोट डाउन हो गए थे आप लोगों के। चलिए तो होमो और हेटेरो की बात करते हैं। होमो का मतलब कोऑर्डिनेशन, सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्क्वायर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ओनली कोऑर्डिनेशन स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। क्या देखना आपने को, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखना है सिर्फ, है ना। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारे लिगेंड सिमिलर है क्या बोलेंगे उसको, होमोलैप्टिक, है ना। और अगर डिफरेंट दिख गया तो हेटेरोलैप्टिक। जैसे अभी मैंने 4 एग्जांपल आपको सिखाए, उसमें कितने कॉम्प्लेक्स होमोलैप्टिक है, क्या बोलोगे, एक। पहला ही वाला होमोलैप्टिक था जहां पे NH3 6 अंदर था, है ना। बाकी सब में Cl अंदर जा रहा है, बाकी सब में Cl अंदर जा रहा है तो उनको क्या बोलेंगे, हेटेरोलैप्टिक बोल देंगे। कोई कंफ्यूजन, ये टर्म याद रखना, होमो का मतलब सेम, हेटेरो का मतलब डिफरेंट। कहाँ का सेम कहाँ का डिफरेंट, डब्बे के अंदर, है ना। कहाँ का सेम कहाँ का डिफरेंट, डब्बे के अंदर का देखना, है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब डब्बा देखना। ठीक है भाई, हो गया कॉपी, आपने एग्जाम्पल नोट डाउन कर लिया ना। तो शुरू में ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है, थ्योरेटिकल पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें, बट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी मैंने अभी सिखाया ना आपको, इन सबसे आपको पीवाईक्यू में क्वेश्चन दिख जाएंगे और रिसेंट ईयर के पेपर में दिख जाएंगे, है ना। लास्ट 5 इयर्स में आपको यहाँ से कम 5 क्वेश्चन दिखेंगे। अब बर्नर ने क्या बताया, कुछ एक लॉजिक एक्सप्लेन किया। बर्नर ने अपना एक कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन कर दिया, है ना, कि जितने भी मेटल कैटाइन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन बनाएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही बनाता है या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बनाएंगे, है ना। तो हमने क्या किया कि बर्नर ने क्या किया कि अपने एक एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पे उसने ये बताया कि जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं ना उसमें 4 टाइप के मेटल कैटाइन रहेंगे, है ना। आइदर मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट या बाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट एंड टेट्रावैलेंट, है ना। तो मैक्सिमम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो बाइवैलेंट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। अब याद कैसे रहेगा, समझना है। अगर 2 है ना किसी का वैलेंसी
अगर +2 चार्ज दिख रहा है मेटल पे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 होगा नहीं तो 6 होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस अगर 2 दिखे तो क्या बोलोगे, 4 नहीं तो 6 है ना। जहां पे +1 वाला है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस 2 नहीं तो 4 होता है। अगर +1 में मेटल कैटायन रहे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, आइदर 2 और 4, आइदर 2 और 4। एक ही ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहां पे 6 रहता है, बट कोई नहीं पूछेगा आपसे। ऐसा ही कॉम्प्लेक्स है जहां पे कोई नहीं आपसे पूछने वाला, है ना। मैक्सिमम कौन सा पूछता है भाई, बाइवैलेंट। कौन पूछता है, बाइवैलेंट। तो बाइवैलेंट में 4 नहीं तो 6 होगा। कैसे होता है ये आपको, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जो कंपाउंड बनाया गया बाय ऑब्जर्वेशन देखा गया, बाय ऑब्जर्वेशन। थोड़ा बहुत इसका लॉजिक, हाँ इसका लॉजिक हम जो एक्सप्लेन करेंगे ना, थोड़ा सा सीएफटी में जाके एक्सप्लेन हो पाएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्स के नेचर, है ना, स्प्लिटिंग वाले फंडे से, कि टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग का नेचर कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग का नेचर कैसा होगा। जितने भी ट्राइवैलेंट कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, ट्राइवैलेंट में ऑलवेज वैलेंसी 6 होगा, तो ये आपको याद रखना ही नहीं है। 3 में 6, है ना। टेट्रावैलेंट में 6 ही होता है, टेट्रावैलेंट में 6 होता है ऑलवेज, है ना। हेक्सावैलेंट में भी 6 होता है ना। तो आपको ये सारे वैल्यू याद नहीं रखने हैं, आपको याद क्या रखना है, सिर्फ बाइवैलेंट का। देखो ट्राइवैलेंट में ऑलवेज 6, कहीं पे भी आपको चेंज नहीं दिखा। एक ही कंडीशन है जहां पे चेंज दिख रहा है, वो 6 और 4 का, बट वो भी नहीं पूछता आपसे, है ना। टेट्रावैलेंट में ऑलवेज 6, हेक्सावैलेंट में ऑलवेज 6, है ना। तो ये भी आपको याद नहीं रखने हैं। बाइवैलेंट में 4 और 6 होते हैं, है ना। और कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जहां पे 6 पॉसिबल नहीं होता है, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जहां पे 6 पॉसिबल नहीं होता है ना। तो मैं इसको थोड़ा नया से रिप्लेस करके इंटरचेंज कर देता हूँ ताकि आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना पड़े, है ना। मैं कैडमियम को यहाँ लिख देता हूँ, है ना, और जिंक को उठा के यहाँ पे रख दिया। तो आप ये 4 बस याद रखना। आपको क्या याद रखना, जिसपे हाईलाइट किया हुआ है। बाइवैलेंट में भी क्या याद रखने, 4 ही याद रखने हैं, बाकी सबका 4-6 कॉमन होता है। जिंक 0 नहीं तो +2 शो करता है, +4 बना ही नहीं पाएगा कभी, वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो जिंक में क्या रहेगा, ऑलवेज +2। जिंक में ऑलवेज, कहां से पता चला, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10, तो 3d10 से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ, फुल्ली फिल्ड था, है ना। तो 4s वाला ही बनता है। क्या बनता है भाई, जिंक 2 में रहता है, Hg+2 2 और 4 दोनों में रहते हैं, और Pd Pt 4 में रहता है, बाकी सब 4 और 6 दोनों में, है ना। तो आपको याद क्या रखने पड़ेंगे, नीचे के 4 मेटल और इनका वैलेंसी, बाकी ये पूरा टेबल आपको याद हो गया। 1 रहे, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ, 1 रहे तो 2 4, 1 रहे तो 2 4, सीआर के केस में 6 होता है, कोई नहीं पूछेगा। 3 रहे ऑलवेज 6, 4 रहे ऑलवेज 6, 6 रहे ऑलवेज 6, 2 रहे कॉमन होता है 2 4, बट कुछ ऐसे हैं जहां पे 4 मिलता है, जहां पे 4 मिलता है। क्या मिलता है, 4। जिंक में सिर्फ 2 मिलेगा, जिंक में सिर्फ 2 पाएगा। क्लियर, इसको कॉपी करिए, आज का लास्ट पॉइंट है, ये इसको कॉपी कर लीजिए, ये आज का लास्ट पॉइंट है। बाइवैलेंट आपको याद रखने पड़ेंगे, नहीं अगर याद मतलब थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप आगे सॉल्व भी नहीं कर पाओगे कॉम्प्लेक्स को, है ना। क्योंकि जब तक कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पता है, हम कॉम्प्लेक्स लिख ही नहीं पाएंगे कि भाई कौन सा कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स सही नहीं लिखोगे तो सब कुछ गलत, है ना। नेक्स्ट क्लास कब है आपका, थर्सडे ना, थर्सडे छुट्टी है, थर्सडे कहाँ छुट्टी है, कौन बोला थर्सडे छुट्टी है, दिया है शेड्यूल, हम लोग का भी छुट्टी है, हम लोग का नहीं है छुट्टी, हम लोग का छुट्टी होता तो फिर ले लेते यार 4 दिन का। हाँ, अरे हाँ, कुछ ना कुछ टेस्ट रख देगा, बोलेगा इन्विजिलेशन करो, ये करो। क्या बात कर रहा है, थर्सडे नहीं है, देखो
ये तो ट्यूसडे लिखा है, ट्यूसडे नहीं होगा क्लास। हाँ तो थर्सडे, थर्सडे की बात कर, थर्सडे को छुट्टी नहीं होगा यार। एफएमएस तो मेरे पास भी है कि 20 और 21 को बंद है क्लास। थर्सडे होगा क्लास यार, छुट्टी ऐसा नहीं है। जिस दिन पेपर रहता है उस दिन भी क्लास रहता है तो मैं छुट्टी मिलता है। जब जाएगी संडे को निकले, इसको किसी पता ही नहीं कितना छुट्टी देगा, अभी छुट्टी थोड़ा चेंज करता है भी नहीं छुट्टी हम लोग के पास। छठ में तो घर चलते ही यहाँ। नहीं ये भी रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट संडे को आप लोग का यूनिट टेस्ट है सर। नेक्स्ट संडे यूनिट टेस्ट होगा, कमिंग, हाँ नेक्स्ट वाले में। उसमें रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन और पी ब्लॉक। तो आगे से रोडियम है, ये आरयू होता है रोडियम ना, ये रोडियम है। देखो मेरे पास तो मैसेज है 20 और 21 का छुट्टी है, तेरे पास भी यही मैसेज गया होगा। The institute will remain closed from 20th October to 21st October on the occasion of Diwali, Akash Institute। सर ये वाला पीडीएफ सेंड कर देंगे ग्रुप में? तो बोलते हैं लिख नहीं रहे हो इसलिए बोल रहे हो, नहीं लिखे हो क्या? हाँ सर, थोड़ा सा मिस हो गया, वो थोड़ा सा खाना खाने। ठीक है तो भेज देंगे भाई, थोड़ा सा भेज देंगे। ठीक है भेज देंगे भाई। ठीक है सर। हाँ अभी दे रहा हूँ टेस्ट ना, तुमको देना है। हाँ 3:45। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। अगर आपने इसको कॉपी कर लिया हो फिर मैं मीटिंग को एंड करता हूँ। ऑनलाइन बच्चे आपने कॉपी कर लिया ना? ऑनलाइन बच्चे आपने कॉपी कर लिया ना? चलिए मैं एंड करता हूँ इसको, है ना? मैं मीटिंग को एंड करता हूँ। यहाँ से नहीं।